एबीपी न्यूज प्रस्तुत करता है भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। एकांत, भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण। धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी सत्ता का समूल विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। राजा को उसकी भरी सभा में चेतावनी कौन दे रहा है? कौन कह रहा है कि तुम अपने कर्तव्य से भटक गए हो और मैं तुम्हारे अहंकार को खत्म करूंगा, अत्याचार को खत्म करूंगा, मैं तुम्हारे राजवंश को खत्म करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर। आपके हमारे देश भारत के बनने और बढ़ने की कहानी भारतवर्ष में आपका स्वागत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गांधार से लेकर आसाम तक एक भारत हो सकता है। 1, 2, 300 साल पहले नहीं, आज से 2300 साल पहले। यह सोच उस एक व्यक्ति की है जिसे इतिहास में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है: विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। भारतवर्ष में इस बार कौटिल्य। 2300 साल पहले के राजनीतिक मानचित्र में मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। उस समय भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और एक अखंड साम्राज्य था मगध। इस साम्राज्य की कौटिल्य ने अपनी सूझबूझ से नींव रखी थी। और इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने एक साम्राज्य ही नहीं खड़ा किया था, बल्कि साम्राज्य को, देश को जनता के हित में कैसे चलाते हैं, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। राजा कैसा होगा, मंत्री कितने और कैसे होंगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा, इन बातों के सहारे कौटिल्य ने महान मौर्य साम्राज्य खड़ा किया और अपनी किताब अर्थशास्त्र के जरिए ऐसी धरोहर छोड़ी, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जिसकी वजह से कई लोग ये कहते हैं कि भारत को समझना हो, भारतीयों को समझना हो तो पहले अर्थशास्त्र को समझो, कौटिल्य को समझो। कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का मूल शब्द है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? राजा कहें या शासक, उसकी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, इसे आज से लगभग 2300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया था। कौटिल्य राजा को एक राज ऋषि के तौर पर देखते थे। सुख का मूल क्या है? आचार्य, आपने हमें बताया है, सुखस्य मूला धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल अर्थ है। अच्छा, तुम बताओ, राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। चाणक्य को राजा नहीं, एक ऐसा राजा चाहिए था, एक ऐसा शासक चाहिए था जो ऋषि जैसा हो। चाणक्य को जिस काल का माना जाता है वो भारत में महाजनपदों का काल था, जिनमें मुख्य थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेतिया, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छा, शुरसेना, अस्माका, अवंती और गंधार। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में शास्त्र, पुराण
और राजा की इच्छाओं के मुताबिक शासन चलता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़ी घोषणा की। राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्य का विधान शास्त्रों के विधान के ऊपर है। राज्य धर्म न्याय के आधार पर चलेंगे, न्याय के। आचार्य, अगर धर्म न्याय का विधान और शास्त्रों का विधान परस्पर विरोधी हो तो? एक बड़ा प्रश्न था, 2300 साल पहले भी और आज भी। कौटिल्य जिसे धर्म न्याय या राज्य का विधान कहते थे, वो आज का संविधान है। कौटिल्य ने कहा, राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के शास्त्र से सरकार नहीं चलेगी, संविधान ही सर्वोपरि है। जहां शास्त्र और राज्य के धर्म न्याय में विरोध हो, वहां राज्य का विधान चलेगा, संविधान चलेगा। कौटिल्य पहला भारतीय चिंतक हुआ प्राचीन भारत में जिसने कहा कि परंपरा के कानून के अतिरिक्त राज्य अपना न्याय भी बना सकता है, अपना कानून भी बना सकता है। और अगर शास्त्र के न्याय से और राज्य के धर्म न्याय में संघर्ष हो, विरोधाभास हो, तो राज्य का धर्म न्याय प्रभावी होगा। आज से 2300 साल पहले संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना काफी बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी कोने में उस वक्त ऐसी किसी बात पर बहस नहीं चल रही थी। जिस राज्य की कल्पना चाणक्य कर रहे थे, वो उस वक्त भारत में भी मौजूद नहीं था। चाणक्य तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य यानी गुरु थे। तक्षशिला, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो 2000 साल पहले अध्ययन अध्यापन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। यह है तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष की तस्वीर। कौटिल्य ने तक्षशिला में रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया और वहीं आचार्य बने। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में चाणक्य की गिनती होती थी। चाणक्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा था, लेकिन क्या जन्म भी यहीं हुआ था, इस पर एक राय नहीं है। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म गोल्य नाम के जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम चणक और माता का नाम चणेश्वरी था। इनके घर जैन मुनियों और सन्यासियों का आना जाना था। चाणक्य के जन्म पर भी जैन सन्यासी उनके घर पहुंचे। जन्म के समय बालक चाणक्य के मुंह में एक दांत था। बालक के मुंह में जन्म से ही दांत विद्यमान है। इससे तो ये प्रतीत होता है कि एक दिन बालक ये राजा बनेगा। राजा? इस भविष्यवाणी से चाणक्य के माता पिता चिंतित हो गए। वो अपने बेटे को राजा नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा जैन मुनि बने। हमारी तो इच्छा थी कि ये बड़ा होकर जैन मुनि बने और या फिर आचार्य बने। यदि इनका ये दांत निकाल दिया जाए, यही नवजात बालक तो आगे संभव है ये राजा नहीं, अलग अलग नामों से जाना, राजा का निर्माता बने। वो 3 नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। अब आजकल के विद्वानों का हिसाब यह है कि विष्णुगुप्त तो उसका अपना नाम था। चाणक्य उसको कहा गया क्योंकि उसके पिता का नाम चणक था। वो मगध में पढ़ाते थे। चाणक्य बड़े होकर आचार्य बने, लेकिन उनकी रुचि राजकाज में थी, दंड नीति में थी। राजकाज कैसे चलाना चाहिए, इन बातों पर थी। वैराज्य, बिना राजा का राज्य। ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है, उन्हें अपना नहीं समझता, उन पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका विक्रय कर देता है। इसे रोका कैसे जा सकता है आचार्य? इसे रोका ही नहीं जा सकता, इसे पराजित भी किया जा सकता है। वो कैसे आचार्य? यदि देश के निवासी
उस विदेशी राजा का विरोध करें तो उसे भागना ही होगा। सिकंदर को हमें पराजित करना ही होगा। यह हम सबका उत्तरदायित्व है, सबका। चाणक्य जिस समय तक्षशिला में विदेशी शासन से होने वाली समस्याओं के बारे में छात्रों को पढ़ा रहे थे, उन्हीं दिनों एक के बाद एक देश पर कब्जा करता हुआ मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर तृतीय भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसके कब्जे में पूरा ग्रीस, यूरोप के कई देश, मिस्र, तब का फारस और आज का ईरान था। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा गया। फारस पर कब्जा करने के बाद उसकी नजर भारत पर थी। सिकंदर के सामने भारत का पहला राज्य था गांधार, जिसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके आते हैं। उस वक्त गांधार का राजा आंभी था। आंभी ने सिकंदर की सेना को रोकने की कोशिश नहीं की और राजा आंभी ने बगैर विरोध के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गांधार के बाद बारी पंजाब की थी, जहां का राजा पुरु था, यानी पोरस। पोरस की बहादुरी के बावजूद बहुत जल्दी पंजाब पर भी सिकंदर का कब्जा हो गया। लोगों के बीच कई पीढ़ियों से जो कहानियां प्रचलित हैं, उसके मुताबिक अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने इस तरह एक के बाद एक राज्यों को झुकते देख कौटिल्य बहुत आहत हुए। उनका मानना था कि जब तक देश छोटे छोटे टुकड़ों, राजवंशों में बटा रहेगा, देश की प्रजा लूटी जाती रहेगी। इसीलिए वो एक ऐसे राजा को तलाश करने में लगे थे जो चक्रवर्ती हो, जिसकी राज्य की सीमा में पूरा भारत शामिल हो। लेकिन ये हो, उससे पहले उन्हें इस बात की चिंता थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान को कैसे रोका जाए। छोटे छोटे राज्यों, महाजनपदों में बंटे भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। सिकंदर महान को भारत में कोई चुनौती दे सकता था तो वो मगध ही था। मगध आज के पटना और गया का इलाका है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध की सीमा गंगा से यमुना यानी मथुरा तक फैली हुई थी। मगध के पास बड़ी सेना थी और उस समय मगध के सिंहासन पर बैठा था नंद वंश का शासक धननंद। आचार्य चाणक्य ने मगध जाकर राजा धननंद से गुहार लगाने की सोची, लेकिन मगध की स्थिति कुछ और ही थी। ये क्या अन्याय है? मैं 1 महीने पहले ही कर भर चुका हूँ। ये किस चीज का कर? ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये अनुचित है। चुप कर दुष्ट, ये अतिरिक्त कर लिया जा रहा है। तुझे राजा का आदेश नहीं पता? यहां तो निरंकुशता का साम्राज्य है। मगध में राजा के अधिकारियों का आचरण भ्रष्ट और अत्याचारी था। चाणक्य और उनके साथी मगध के इस हाल को देखते सुनते धननंद के दरबार में पहुंचे। धननंद के दरबार में उस दिन दान पर्व का आयोजन हो रहा था। इस दिन राजा ब्राह्मणों को दान देने वाला था। धनपति कुबेर की भांति मेरा कोषागार भी स्वर्ण मुद्राओं से भरा है, लेकिन धनानंद दान देना भी जानता है। ब्राह्मणगण धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इस दान पर्व में उन्हें भी दान मिलेगा। अमात्य राक्षस। जी महाराज। आप श्रेणियों के अनुसार आचार्य एवं ब्राह्मण गणों के नाम पुकारें। आचार्य धर्म रक्षित, आचार्य विष्णुगुप्त,
मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है महाराज। स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है? मैं मगध के राजा के इस तिरस्कार का कारण जानना चाहूंगा। कारण जानने की आग्रह न करें महाराज। सत्य कभी कभी बहुत कठोर और अप्रिय होता है। आचार्य विष्णुगुप्त, कटु एवं कठोर सत्य के विष को धारण करने की क्षमता धनानंद में है। मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। बोलो। महाराज, प्रजा को उत्पीड़ित करके उनसे छीना हुआ धन दूषित और कलुषयुक्त होता है। इस धन का छोटा सा अंश ब्राह्मणों को दान करके आपको कलुष से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। महामंत्री, धनानंद के अपमान के लिए नीच को बंदी बना लिया जाए। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु आपने अभी इन्हें अभयदान दिया और इसके साथ साथ ये ब्राह्मण है और एक आचार्य भी। ये ब्राह्मण नहीं, नीच है। तुमने इसे निमंत्रण क्यों दिया? धनानंद का अपमान करने के लिए इसे सभाकक्ष से धक्के देके बाहर निकाल दो। ये तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारे जैसा ही शासक राष्ट्र का विनाश करता है। सैनिकों, इसे धक्के देके बाहर निकाल दो। धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मगध तुम्हारे अहंकार और अन्याय से त्रस्त है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी समूल सत्ता का विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वैसे चाणक्य पहले से ही राज्य, राजा, प्रजा और शासन के संबंधों का अध्ययन कर रहे थे। चाणक्य को अब एक ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धननंद जैसे शासक न हो, भारत में छोटे छोटे राजा न हो। उसे एक ऐसे राजा की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष पर शासन कर सके। देश को कैसे चलाना चाहिए, इसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना शुरू की। आचार्य, इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? मनुष्यनाम वृत्त्यर्थ, मनुष्यवती भूमि वृत्त्यर्थ, तस्य पृथ्वी लाभ पालन उपाय, शास्त्रमर्थ शास्त्रमति। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने देश को बनाने और चलाने के लिए दुनिया में सबसे पहले सप्तांग मॉडल रखा। राष्ट्र की मेरी जो अवधारणा है उसमें 7 अंग होने चाहिए। सप्तांग। तुम बताओ कौन कौन? राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, दंड। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहता है कि राज्य के लिए उसका स्वामी यानी राजा का होना जरूरी है। जैसा कि आज लोकतांत्रिक देश भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। कौटिल्य के सप्तांग में अमात्य यानी मंत्री को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। जैसा कि अब अलग अलग विभागों के मंत्री हैं। सप्तांग सिद्धांत के मुताबिक जनपद या प्रजा के बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज प्रजा की जगह भारत के नागरिक हैं। कौटिल्य ने कोश यानी राज्य की अर्थव्यवस्था को राज्य का जरूरी अंग बताया था, जो आज भी है। कौटिल्य ने कहा था कि राज्य की रक्षा के लिए दंड
यानी सेना आवश्यक है। इसकी तुलना आज हम पुलिस और सेना से कर सकते हैं। कौटिल्य ने मित्र यानी मददगार देशों को भी राज्य का अंग बताया था। आज हमारे देश को भी ऐसे मित्र चाहिए। दुर्ग से कौटिल्य का अर्थ सुरक्षित किला था, जहां राजा और मंत्री सुरक्षित रह सके। आज इसकी तुलना खास लोगों की सुरक्षा से हो सकती है। सप्तांग मॉडल ऑफ चाणक्य, जिसमें स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र इति प्रकृति। एक राज्य चलाने के लिए आइडियल लीडर शुड बी एबल टू कीप ऑल द 7 थिंग्स टुगेदर। तो प्रोसेस भी बता दे और कहते हैं कि चलो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो गया तो हाउ डू यू सॉल्व इट। तो अमात्य उत्पत्ति ही एक अच्छे अमात्य की क्वालिटी क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि चाणक्य के हिसाब से वी नीड टू आइडेंटिफाई द लीडर, फिर उनमें पोटेंशियल देखना, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटी, परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो हैव ए मैनुअल जो आप बार बार रेफर कर सकते हैं। जैसे अपने भारत देश में वी ऑलवेज बिलीव द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट मैनुअल जिसके ऊपर पूरा देश चलता है। कौटिल्य जिस समय एक राज्य यानी एक अखंड देश के साथ जरूरी अंगों का सिद्धांत गढ़ रहे थे, उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण कर यहां साम्राज्य खड़ा करने के सपने बुन रहा था। सिकंदर का खतरा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि मगध के राजा धननंद को न तो अपने राज्य की परवाह थी और न ही प्रजा की। इस हालत में कौटिल्य ऐसे राज्य या देश का खाका खींच रहे थे जो विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबले के लिए सक्षम हो। भारत में आज संसद है, मंत्री परिषद है, अलग अलग मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय के मंत्री हैं, सेक्रेटरीज हैं, अफसरों की एक पूरी फौज है जो देश चलाने का काम कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आज भारत में जो शासन व्यवस्था है उसे अंग्रेजों ने दिया। उससे पहले मुगलों ने भी एक व्यवस्था बनाई थी। इनसे पहले भारतीयों की अपनी कोई शासन व्यवस्था थी नहीं। जबकि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अंग्रेजों से, मुगलों से सैकड़ों साल पहले राजा और मंत्री परिषद से लेकर नीचे सड़क पर चूंगी तक वसूलने के लिए अधिकारी रखने की बात कही है। कौटिल्य ने शासन चलाने के लिए राजा से लेकर गांव के मुखिया तक की व्यवस्था कर दी। अर्थशास्त्र की परिकल्पना ये थी कि हम एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मोनार्की की स्थापना करें। सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रीकृत हो, खंडित नहीं हो छोटे छोटे राज्यों में, ब्यूरोक्रेटिक हो जिसमें राज्य के सैलरीड पदाधिकारी राज्य की सेवा करें। इससे लगता है कि प्रशासन तंत्र काफ़ी विकसित और जटिल हो चुका था उस समय। उसके पहले के ग्रंथों में आप देखें, प्री कौटिल्या टेक्स्ट्स में, जैसे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आप देखेंगे तो सभा, समिति, विधाता और 1-2 पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। रत्निन जैसे एक पदाधिकारी का नाम है। तो सूची बहुत छोटी पहले के राज्यों में मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत विस्तृत सूची मिलती है। कौटिल्य ने कैसी व्यवस्था सोची और वो भी कब? संस्थाध्यक्ष एक अधिकारी होते थे जिनका काम होता था कि लोगों को व्यापारियों के जाल फरेब से बचाया जाए। जैसे आज सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसी सड़क ही नहीं बल्कि नदियों में नावों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए और टैक्स वसूलने के लिए नावाध्यक्ष होते थे। लेकिन कौटिल्य की चिंता का विषय एक और था, भ्रष्टाचार, करप्शन। मछलियां पानी में रहकर कब पानी पीती हैं इसका बताना असंभव है। ठीक उसी तरह राज अधिकारी धन का कब हरण करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है, परंतु धन की चोरी करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों से पार पाना कठिन है। आचार्य, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग क्या है? अधिकारियों को एक ही विभाग में न रहने दिया जाए ताकि उनकी निहित स्वार्थ की पूर्ति को रोका जा सके। करप्शन को रोकने के लिए या फिर एकात्मता प्रशासन में लाने के लिए उसने एक ऑडिटिंग सिस्टम वर्णित की है कि आषाढ़ के
आषाढ़ पूर्णमासी के दिन जितने महामात्र हैं, जितने अकाउंटेंट्स हैं, वो एक जगह उनकी बैठक होगी और उस बैठक के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सब मिल करके वहाँ अकाउंट सेटल करेंगे। जो अगर सहमत नहीं हो रहा है उसको फोर्स भी किया जा सकता है कि सही अकाउंट ये है। कौटिल्य के सामने मगध में फैले भ्रष्टाचार का उदाहरण मौजूद था। मगध की भ्रष्ट व्यवस्था से भी उन्हें आहत बताया गया है। दरबार में अनादर की बात तो थी। कौटिल्य ने हेरा फेरी, गबन, चोरी जैसे भ्रष्टाचार के कई रूपों की अर्थशास्त्र में चर्चा की है। अधिकारी किस तरह गबन करते हैं, इसके 40 तरीकों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, उसकी पूरी कमान राजा के हाथ में थी। कौटिल्य के पास देश चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम का ब्लूप्रिंट था। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। अर्थशास्त्र राज्य शासन चलाने की कला की किताब है, जिसमें राजनीति भी है, जिसमें अर्थ भी है, समाज भी है, शासन व्यवस्था भी है, विदेशों से संबंध की भी बात है, सेना की भी बात है। कौटिल्य के पास राजकाज चलाने का ब्लूप्रिंट था, लेकिन न राजा था न राज्य था जहां इसका इस्तेमाल हो पाता। धन नंद के दरबार से अपमानित होने के बाद कौटिल्य ने नंद वंश की सत्ता विनाश का प्रण लिया था, लेकिन यह प्रण पूरा कैसे होता? कौटिल्य को तलाश थी एक ऐसे नेतृत्व की जो मगध को नंद वंश के अत्याचार से मुक्त करा सके। कौटिल्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश भी थी जो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध में ही कौटिल्य की तलाश पूरी हो गई। मुझे तो तुम लोगों का एक विधवा को लूटते हुए शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। आचार्य, कौन है ये चंद्रगुप्त है आचार्य। चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त के बारे में 3 बातें मिलती हैं। नंद वंश से वो जुड़ा हुआ था, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। हमें लिटरेचर में एक वंश का जिक्र मिलता है जिसको क्लान कहते हैं, कुल का, मौर्य क्लान। तो कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि ये मौर्य क्लान का था। चाहे वो मुद्रा राक्षस हो या 1-2 और किताबों में चंद्रगुप्त के लिए जो शब्द का इस्तेमाल है कुलहीन। कुलहीन का मतलब लोग, कमिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द सोसाइटी। कुल, तो ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। चंद्रगुप्त कौन था, उसका संबंध किस परिवार से था, इन जैसे सवालों का एक जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल है। कौटिल्य 2300 साल पहले हुए, लेकिन उनकी कहानियां 7वीं से 12वीं सदी के बीच लिखी गई बौद्ध, संस्कृत और जैन ग्रंथों में मिलती हैं। महाकवि दंडी ने दशकुमार चरित में लिखा है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्यों के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त एक ग्रंथ की रचना की है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त का सबसे ज्यादा उल्लेख विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में है। विशाख दत्त ने नाटक मुद्रा राक्षस में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात पाटलिपुत्र के आसपास दिखाई है। सौ हाथ की दूरी से लिया गया इतना चूक निशाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा तेजस्वी युवक है ये युवक, कहीं वो तो नहीं? हाँ आचार्य, ये वही चंद्रगुप्त है जिसे हमने पाटलिपुत्र पे सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था। कुमार चंद्रगुप्त,
तुम्हारा कल्याण। हमने पाटलिपुत्र में तुम्हें अपने साथियों के साथ सैनिकों पर आक्रमण करते हुए देखा था। क्षमा करें आचार्य, मगध का शासन प्रजा की सहायता करना तो दूर, उन्हीं को लूट रहा है। करों की वसूली के नाम पर सैनिक प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। यहां तक कि विधवाओं पर भी दया नहीं की जा रही। यह असहनीय है आचार्य। वीरता का प्रदर्शन समझबूझकर करना चाहिए। इन्हें नमन करो चंद्रगुप्त। ये आचार्य विष्णुगुप्त है। आचार्य विष्णुगुप्त? मैं चंद्रगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त को नमन करता हूं। आयुष्मान भव। आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया आचार्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त से प्रभावित हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त में मगध सम्राट बनने की संभावना देख ली थी। इसी बीच यूनानी शासक सिकंदर की सेना पंजाब तक पहुंच गई थी, जहां राजा पुरु यानी पोरस ने उसका बहादुरी से सामना किया। इसके बाद से ही सिकंदर की सेना थकने और बिखरने लगी। सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया। यह बहुत अनुकूल समय है चंद्रगुप्त। अलेक्जेंद्र की सेना थक चुकी है। वो अपने सेना के साथ वापस लौटने वाला है। उसके अधीन उत्तर पश्चिम सीमांत के देशों में विद्रोह शुरू हो चुका है। तुम उनका नेतृत्व करोगे और उन्हें यवन राज से मुक्ति दिलाओगे। परंतु आचार्य, हमारा लक्ष्य तो मगध है। अवश्य हम मगध पर आक्रमण करेंगे, लेकिन इससे पहले वो राज्य जो अलेक्जेंद्र से हार चुके हैं या उसका विद्रोह कर रहे हैं, हमें उन्हें अपने साथ मिलाना होगा चंद्रगुप्त। और हमारे लिए वो सभी राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मगध के शत्रु या मित्र हैं। यानी शत्रु राज्य के शत्रु हमारे मित्र हो सकते हैं? निश्चित रूप से। कौटिल्य चंद्रगुप्त को समझा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में शत्रु और मित्र राज्यों से कैसे संबंध रखे जाएं और विजयी होने के लिए साम, दाम, भेद और दंड की नीतियों का इस्तेमाल कब और कैसे हो। This Sama, Dhana, Bheda, Danda are 4 different techniques where you can produce results and set things right. So in our language, if we speak in this 2016 or in the 21st century, it is giving away rewards to people, that is Dhana. Bheda is creating difference of opinion between people. Danda is punishing. So we can say, how do we punish the criminals? How do we give rewards, that is dhana, to the police force or to the army or the people, and how we bring bhed between the various fighting groups. कौटिल्य की निगरानी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब से जीत का सिलसिला शुरू किया। इस जीत से पहले कुछ जैन और ग्रीक साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच मुलाकात का भी जिक्र करते हैं। बहरहाल पंजाब में जीत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरब की तरफ रुख किया। आचार्य, नंद की सेना में 2 लाख पदाती, 20,000 अश्वरोही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी हैं। मगध की ऐसी विशालकाय सेना को हम कैसे परास्त कर सकते हैं? परास्त कर सकते हैं। युद्ध में केवल सेना की शक्ति ही नहीं, लोगों का समर्थन और सूचना की भी आवश्यकता होती है। जी आचार्य। मगध की प्रजा और कुछ मंत्री धनानंद के विरुद्ध हैं। हमें उनका समर्थन लेना होगा और इस कार्य के लिए हमें गुप्तचरों की सहायता लेनी होगी। भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण। लेकिन मगध की सेना के सामने चंद्रगुप्त और कौटिल्य को करारी हार का सामना करना पड़ा। आप जब पेशावर तक्षशिला से शुरू करते हैं तो सीधे पाटलिपुत्र मत जाइए। आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए, आसपास के क्षेत्र की सेनाओं को अपने साथ मिलाते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे
तो आप सफल होंगे। और वही किया चंद्रगुप्त ने अंततः, कि आसपास के क्षेत्रों में जो थे लोगों को जीतता गया, क्षेत्र जीतते गए, और अंत में धननंद को भी उसने खत्म कर दिया। कई लड़ाइयों के बाद अंततः कहीं अपने सैनिकों के सहारे और कहीं अपने दुश्मनों के दुश्मन के सहारे, कहीं पारिवारिक संबंध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया। कौटिल्य से ये नहीं होता कि आप बड़े वो हेजीमोन हो जाते हैं, हेजीमोनिंग होंगे, आप हर एक को कॉन्कर करेंगे, आप इधर कटेंगे उधर करेंगे। कौटिल्य करता था, उसने भारतवर्ष को एक करना था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही है। चक्रवर्ती क्षेत्र, वो ना तो ईरान पे अटैक करने का था, ना ही तिब्बत पे, ना ही बर्मा पे। उसका चक्रवर्ती क्षेत्र के अंदर ही ये थ्योरी थी। चंद्रगुप्त के शासन में पहली बार भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम मगध था। चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी से लेकर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में गोदावरी तक किया था। आगे चलकर उस मगध साम्राज्य का क्षेत्रफल आज के भारत से भी बड़ा हुआ। यह कौटिल्य की कल्पना का चक्रवर्ती क्षेत्र था जो अखंड और स्वतंत्र था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसी राज्य के लिए एक शासन व्यवस्था का खाका खींचा था। इसमें सामंतों और जमींदारों की जगह सरकारी अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेसी को शासन चलाने की जिम्मेदारी दी। अंग्रेजों के राज से 2000 साल से भी पहले धार्मिक शास्त्र या पुराण की जगह संविधान को सर्वोपरि रखा। कौटिल्य ने 2300 साल पहले ही यह सीख दी कि शासक या राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकारी और मंत्रियों के तबादले होते रहने चाहिए। राजा राजऋषि होना चाहिए और प्रजा का हित ही सर्वोपरि है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का पहला राजा बना। इसमें कौटिल्य की भूमिका का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में आता है। इन ग्रंथों के मुताबिक इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री होने के बावजूद कौटिल्य ने कभी सादगी का साथ नहीं छोड़ा। मंत्री होने के बावजूद कौटिल्य एक छोटी सी कुटिया में ही रहते थे और चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश के अगले शासक बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे। लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति की शुरुआत करने वाले चाणक्य स्वयं एक षड्यंत्र के शिकार हो गए। सुबंधु, तुम जानते हो तुम्हारे इस आरोप का परिणाम क्या होगा? जी महाराज बिंदुसर, मुझे इसके परिणाम का ज्ञान है। सुबंधु, महामात्य चाणक्य सिर्फ महामात्य नहीं है, बल्कि वे इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। और तुम कह रहे हो कि मेरी माता की हत्या के दोषी हैं। उन्होंने मेरी माता दुर्धरा के पेट को चिरवा दिया। जी महाराज बिंदुसर। प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? प्रमाण है महाराज, प्रमाण है। एकांत। जी। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली महामात्य से महाराजा बिंदुसार की मां की हत्या के दोषी हो गए। इस आरोप से चाणक्य बहुत आहत हुए और मंत्री पद त्याग कर जंगल में चले गए। सुबंधु अपने षड्यंत्र में कामयाब हुआ। कौटिल्य की कहानी मंत्री पद छोड़ने पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी। जल्द ही बिंदुसार के पास एक दूसरी दासी पहुंची। महाराज, आपने अपने मस्तक का चिन्ह देखा है? हाँ, देखा है।
आपका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा जानते हैं? नहीं। महाराज, आपका नाम बिंदुसार विष की एक बूंद के कारण है। कहना क्या चाहती हो? महाराज, आपकी माता का पेट आचार्य चाणक्य ने चिरवाया जरूर था, किंतु उनकी हत्या के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी जान बचाई जा सके। व्यर्थ की बातें मत करो। महाराज, आपके पिता हमेशा शत्रुओं से घिरे रहते थे। हमेशा यही डर बना रहता था कि कहीं उनके भोजन में विष मिलाकर उनकी हत्या न कर दी जाए। इसीलिए महाराज, आचार्य चाणक्य के कहने पर उनके खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिला दिया जाता था, ताकि उनका शरीर इसका अभ्यस्त हो सके। किंतु महाराज, आपकी माता को इसका ज्ञान नहीं था, और एक दिन आपकी माता दुर्दरा, जो उस समय गर्भवती थी, आपके पिता के साथ भोजन लिया, और भोजन खाते ही विष की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर मैं? हाँ देव, जब आचार्य चाणक्य को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत आपकी माता का पेट चिरवाकर आपको बाहर निकलवा लिया और आपकी जान बचा ली। जब बिंदुसार को ये बातें पता चली तो वो क्षमा मांगने चाणक्य के पास पहुंचा। चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन वापस महल में नहीं लौटे। सुबंधु भी क्षमा मांगने चाणक्य की कुटिया पहुंचा। उसे भी चाणक्य ने क्षमा कर दिया। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनसे जुड़ी ये कहानियां हैं जो हम तक अलग अलग जरिए से पहुंची हैं, लेकिन इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमारी सोच में, हमारी नीतियों में उनकी कई बातें जीवित हैं, वो सिर्फ कल्पना हो ऐसा नहीं लगता। राजा नहीं, एक ऋषि भी होना चाहिए, संत होना चाहिए। शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र है। संविधान से ऊपर और कोई नहीं होता। ये बातें मात्र उदाहरण है। चाणक्य को पढ़कर, उनको समझकर शायद हम खुद को और बेहतर समझ सकें। भारतवर्ष के अगले एपिसोड में देखिए। विराट सुशील को पाटलिपुत्र पहुंचने में अभी बहुत विलंब है महाराज। तब तक आप राजकुमार अशोक का राज्याभिषेक करें। यदि मैं मगध की राजगद्दी का सबसे योग्य और सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी हूं, तो मेरा राज्याभिषेक अभी होगा, इसी क्षण होगा। भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।